प्यारे बच्चों, हमने आपसे शेयर किया था कि देश काल परिस्थिति के अनुसार लोगों के उद्देश्य बदल जाते हैं और कभी कभी उद्देश्य की परिभाषाएं भी बदल जाती हैं। 19वीं सेंचुरी से पहले ये वर्ल्ड एक मसल पावर की दुनिया थी। मसल पावर का, ताकत का ज़माना था। लेकिन 19वीं सेंचुरी के आरंभ में इस विश्व में दो आंदोलन चले और वर्ल्ड की मानसिकता को बदल दिया और ये मसल पावर से दुनिया मनी पावर में कन्वर्ट अथवा तब्दील हो गई। लेकिन जिस दुनिया में, जिस संसार में आपको काम करना है, यहाँ मसल पावर का इम्पोर्टेंस नहीं है, यहाँ मनी पावर का इम्पोर्टेंस नहीं है। इस दुनिया में वही इंसान कामयाब होगा जो अपने माइंड पावर को इस्टेब्लिश करेगा। और ये सोचना कि किसी के पास दिमाग ज़्यादा है, किसी के पास कम है, यह गलत बात है। कुदरत ने सबको बराबर ज्ञान दिया है। उसका उपयोग आप जितना करेंगे, आप बुद्धिमान बनते जाएंगे। अगर उसका आप दुरुपयोग करेंगे तो आप बुद्धिमान, ज्ञानी नहीं बनेंगे। क्योंकि 1 ट्रिलियन सेल्स सभी के ब्रेन में है, चाहे वो भीख मांगने वाले हों और चाहे दुनिया के बहुत बड़े ब्रिलियंट साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, एजुकेशनिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स हों। तो ये मान्यताएं अब बदल चुकी हैं। प्रत्येक फील्ड में रहकर आप अपनी क्षमता को विकसित कर सकते हैं। तो ये बातें बनाने का वक्त नहीं है। आज ये बताते हुए मुझे गर्व है और खुशी है कि विश्व में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे हमारे देश के हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं। मार्च 2006 में यूएस के प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश अपने देश की फेमस यूनिवर्सिटी विस्कॉन्सिन एंड हार्वर्ड में बात करते हुए कहा था कि अमेरिकन बच्चों को गणित और विज्ञान इस प्रकार पढ़ना चाहिए जिस प्रकार भारतीय बच्चे पढ़ते हैं। अर्थात उनका गणित और विज्ञान उनके हिसाब से सबसे कमज़ोर है। उन्होंने क्या अपने बच्चों को सलाह दिया था कि अमेरिकन बच्चों को गणित और विज्ञान इस प्रकार पढ़ना चाहिए जिस प्रकार भारतीय बच्चे पढ़ते हैं। यूएस में पढ़ने वाले बच्चों को अगर 2+2 पूछे इसका आंसर क्या होगा तो सीधा कैलकुलेटर निकालेंगे और फिर बताएंगे। लेकिन आपसे 2+2 पूछा जाए, आप सीधा बता सकते हैं। तो ये जो मशीन की, आजकल एजुकेशन मशीन बन गई है और मशीन फॉर मर्सनरी। मर्सनरी का मतलब होता है ओनली इंटरेस्टेड इन मेकिंग और गेटिंग मनी। लोगों का उद्देश्य हो गया है कि इकोनॉमी जनरेट कैसे किया जाए और उसे प्राप्त कैसे किया जाए। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको एक बात समझाई थी कि आपको शिक्षा, ज्ञान किसी पोस्ट में नौकरी करने के लिए नहीं, आपको ज्ञान विद्वान बनने के लिए प्राप्त करना चाहिए। और जब इसके लिए आप काम करेंगे तो सब चीज़ आपके पास आसान हो जाएगा। और एक बात मैंने आपको ये भी समझाने की कोशिश की थी कि प्यून से लेकर प्रेसिडेंट तक
जितने भी पोस्ट होते हैं सब भूतपूर्व होते हैं, लेकिन विद्वान कभी भूतपूर्व नहीं होता। वह हमेशा वर्तमान में जीता है और भविष्य का निर्माण करता है। जिस देश में आपने जन्म लिया है, उस देश का इतिहास, उस देश की संस्कृति, इस देश के हेरिटेज, यहाँ के कल्चर, यहाँ के ट्रेडिशन, इसके विषय में बहुत कुछ बातें आपके साथ शेयर हुई। बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर आए और उन्होंने अपने थॉट शेयर किया। साइंस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, डिफेंस, हर फील्ड के एक्सपर्ट लोग आपके साथ बात किए और आपके साथ विचार विमर्श किए। लेकिन हमारे अंदर एक ऐसी भी मानसिकता होगी कि हमें कोई दिशा नहीं मिल रहा है और हमारे जो लोग हैं, लीडर हैं, उन्होंने इतना काम नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए। ऐसा आपके दिल में एक भ्रम, एक भ्रांति भी हो सकती है। प्यारे बच्चों, ये सही है, अफसोस इस बात की है कि वर्तमान समय में राष्ट्र में या पूरे विश्व में कोई ऐसी संस्था नहीं है जिसका प्रभाव हो, और न ही कोई ऐसा व्यक्ति इस समय है महात्मा गांधी जैसा या नेल्सन मंडेला जैसा, जिसका एक जीवन ऐसा हो जो लोगों के ऊपर प्रभाव डाल सके और वो लोगों को प्रेरित कर सके। लेकिन मेरी ये साफ समझ है कि जिन राष्ट्रों ने अपनी चुनौतियों का सामना नहीं किया, जिस देश के नागरिकों ने अपने चैलेंज के विषय में नहीं समझा और उसका सामना करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं रखा, वह देश और सभ्यताएं प्रायः समाप्त हो गईं। उदाहरण के तौर पर ग्रीस की सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, पर्शियन सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन, मंगोलियन सिविलाइजेशन, ये समाप्त हो गई। और कभी ये समय था कि यह सिविलाइजेशन पूरे दुनिया में अपने अस्तित्व का एक परिचय देती थी और एक समझ रखती थी। तो मैंने आपको बार बार कहा था कि जो राष्ट्र और समाज अपने हिस्ट्री को रिमेंबर नहीं रखता है, वह वापस उस हिस्ट्री का शिकार बनता है। हमारे देश के लोगों ने काफ़ी कुछ कमजोरियों के बावजूद भी यह देश कहाँ था और कहाँ से लेकर आए, इसके विषय में आपको थोड़ा जानना जरूरी है। वर्तमान समय में यह देश की अर्थव्यवस्था विश्व में 5वें स्थान और कुछ थोड़ी सी कमी आने पर अब 6वें स्थान पर आ गई। आज से पिछले साल तक यहाँ की अर्थव्यवस्था विश्व के 5वें स्थान पर थी, लेकिन कुछ कारणों से अब ये 6वें स्थान पर आ गई है। आप देखिए 1993 का समय, 1992 में हमारे देश में बहुत प्रॉब्लम थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर 14 टन गोल्ड को मॉर्गेज कर दिया था। विश्व बैंक को इंटरेस्ट देने के पास हमारे पास पैसा नहीं था। मार्च 1993 में हमारा फॉरेन रिजर्व फंड $5.8 बिलियन था और उस समय हमारे देश में
पंजाब में आतंकवाद था, हमारे देश से अलग होना चाहता था। कश्मीर में आतंकवाद की जड़ें मजबूत हो चुकी थी और आसाम में आग लग रही थी और पूरे भारत देश में बाबरी मस्जिद डिमोलिश्ड होने के बाद एक कम्युनल वायलेंस का प्रॉब्लम था। लेकिन ऐसी टफ सिचुएशन में हमारी लीडरशिप ने हमें एक सही दिशा दिया। पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर सी रंगराजन, ई नरसिम्हन, डॉक्टर मनमोहन सिंह की टीम ने इस देश को एक नया दिशा दिया और जो इस नीतियों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, पंजाब को भारत से अलग होने के लिए रोका, उनको ताकत को ख़त्म किया, कश्मीर को कंट्रोल किया, आसाम की सिचुएशन को ठीक किया और इंटरनल प्रॉब्लम्स को कंट्रोल किया। और जो नीतियां उन्होंने बनाई, उस नीतियों के परिणाम से जो मार्च 1993 में हमारा फॉरेन रिजर्व फंड $5.8 बिलियन था, उस 27 फरवरी 2002 को $49.2 बिलियन के आसपास हो गया। और आज हमारा फॉरेन रिजर्व फंड कितना बढ़ गया है, आप इसको अमेजिंग नहीं कर सकते। तो ये सोचना कि हमारी लीडरशिप ने कुछ नहीं किया, ये ठीक नहीं है। आप देखिए, जब ये देश आज़ाद हुआ था 1950 में, हमारी अर्थव्यवस्था $30.6 बिलियन थी। हमारी टोटल जो हमारी अर्थव्यवस्था का जो मूल्यांकन किया गया था वो $30.6 बिलियन के आसपास थी। लेकिन ये 2016 में ये $2.264 ट्रिलियन हो गई। अभी आज से 2 वर्ष पहले तक आप लोग ट्रिलियन समझते हैं? 10 लाख इक्वल 1 मिलियन, 1000 मिलियन इक्वल 1 बिलियन और 1000 बिलियन इक्वल 1 ट्रिलियन। तो जो हमारी 30 अरब 60 करोड़ की अर्थव्यवस्था 1950 में थी $, के उसके रेट में, आज वो 2264 करोड़ अरब डॉलर के आसपास हो गई। तो हम कहाँ थे और कहाँ से अब हम कहाँ आए, ये देखिए। और हमारी परचेजिंग जो शक्ति है वो $8.594 ट्रिलियन हो गई। हमारी इतनी क्रेडिट लिमिट है, हम इतने का सामान दुनिया के बाजार से खरीद सकते हैं, ये हमारी क्षमता बढ़ती जा रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्री का योगदान इस समय 29.2% के आसपास हमारी जीडीपी में हो गया। 1960 में 1960 में प्रत्येक व्यक्ति की जीडीपी का 80 रुपये हिस्सा आता था और $80 के आसपास आता था। जो पूरी जीडीपी थी, जितनी जीडीपी है उसमें सभी मनुष्यों की जो आबादी है उसमें डिवाइड कर दिया जाए तो एक मनुष्य के हिस्से में $80 आता था। आज हमारा ये हिस्सा बढ़कर जो $80 था वो बढ़ करके अब $1700 $1700 के आसपास हो गया। तो ये हमारे लोगों के मेहनत और पराक्रम का परिणाम है। 1947 में
जब ये देश आज़ाद हुआ था तो सिर्फ 1500 गांव में 1500 गांव में बिजली थी। 1500 विलेज के अंदर ही हमारे देश में बिजली थी। लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में जो डार्क जोन कहते हैं वो 3% की जगह पे रह गई है। बाकी सब जगह हमने बिजली पहुंचाने में कामयाबी हासिल कर ली है। और वो भी एक मिशन है को जल्दी से जल्दी हम कवर कर लेंगे और उसे ख़त्म करेंगे। डार्क जोन को हम अलविदा करेंगे। 1947 में हमारी जीडीपी सिर्फ 3% थी और जो कि 2,70,000 करोड़ रुपए के आसपास थी। आज 2017 में हमारी जीडीपी ऊपर नीचे थी, 8.5% तक चली गई थी, अब 7% है। और कल प्रोफेसर रमेश चंद्र जी बता रहे थे कि हम कोशिश करेंगे कि 8% पर फिर ये सस्टेबल हो और हम और भी प्रयास करेंगे कि इसे 10% ले जाने के लिए कोशिश करें। तो आप देखिए हम कहाँ थे और कहाँ चले गए। विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान 17% है। जो पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी है उसमें हमारा जो योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, वो 17% के आसपास है। प्यारे बच्चों, 1943 में हमारे देश में स्कैरसिटी अकाल पड़ा था, जहां पर 7 मिलियन लोग, 70 लाख लोग भूख से मर गए थे। और वो विंस्टन चर्चिल की क्रूरता था, क्रूएल्टी थी। हमारे अनाज को दूसरे देश में ग्रीस की फौजों को लिए भेज दिया था। लेकिन हमारे देश में जब फ्लड आते थे, सुनामी आती थी, अर्थक्वेक आते थे, तो दूसरे देश से रिलीफ फंड आते थे, हम लोग लेते थे। लेकिन आज हमारी इतनी क्षमता हो गई कि कितना भी इस देश में भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, हम विदेश से मदद नहीं मांगेंगे। हमारे पास अपनी क्षमता है, हम अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं। और हमने बंगाल जैसे अकाल को और जैसी प्रॉब्लम को हम उसको निपटने के लिए अपने आप पर तैयार हो चुके हैं। तो यह भारत की सबसे बड़े प्रगति का एक स्रोत है। आप देखिए, अब बंगाल जैसे अगर अकाल भारत में पड़ते हैं तो भारत किसी का आगे हाथ फैला करके नहीं मांगेगा। भारत अफगानिस्तान को मदद करता है, नेपाल को मदद किया, श्रीलंका को मदद किया। और दुनिया में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आती है, भारत अपनी समस्याओं से जूझते हुए दूसरे को मदद करने की श्रेणी में खड़ा है, दूसरे से मदद मांगने की श्रेणी में अब नहीं खड़ा है। तो ये आपकी सोचना है। 1947 में हमारी 34 करोड़, हमने कल आपको बताया था 3.4 मिलियन, 34 करोड़ लोगों की आबादी थी, जिसमें 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते थे। लेकिन आज 2017 में 125 करोड़ की आबादी है, इसमें 26 करोड़ 90 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। ये भारत में 3 प्रकार की कंट्री है और 3 प्रकार के लिविंग स्टैंडर्ड हैं। एक भारत ऐसा है जो साउथ ईस्ट एशिया की तरह जीवन व्यतीत करता है, जो सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ऐसे देशों की तरह हमारे देश के नागरिक हाई फाई तरीके से रह रहे हैं। दूसरा, 15 करोड़ के आसपास देश की पॉपुलेशन ऐसी भी है जो यूरोपियन लाइफ की तरह अपने आप को रखती है, जो काफ़ी वो रिच हैं, काफ़ी खर्चे कर रहे हैं। लेकिन हमारे लिए जो चुनौती ये है कि जो 26 करोड़ 90 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, इनके जीवन स्तर को हम कैसे ऊपर उठाएं, हमारे देश में स्लम्स को हम कैसे ख़त्म करें,
इलिटरेसी को कैसे ख़त्म करें, ये हमारे लिए चैलेंज है और इसकी जिम्मेदारी आने वाले भविष्य की आपके कंधों पर है और इसे आपको दूर करने के लिए कोशिश करना है। 1947 में हमारे देश की 54% जीडीपी कृषि क्षेत्र से आती थी। हमारे देश की जो सोर्स ऑफ इनकम का बेस था 1947 तक 54% एग्रीकल्चर बेस हमारी इकोनॉमी थी। लेकिन अब 2012 तक और 2017 तक ये आंकड़े घट करके कृषि में गिरावट आया। अब हमारी अर्थव्यवस्था सिर्फ 13% एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है और जो 1947 में 54% थी अब वो 13% पर आ गई है, 13% पर आ गई है। 1947 में भारतवर्ष में मनुष्य की एवरेज आयु 32 ईयर्स हुआ करती थी। भारत देश में 1947 में इस कंट्री की एक एवरेज आयु जो थी वो सिर्फ 32 ईयर्स हुआ करती थी। लेकिन आज हमने अपने ज्ञान को बढ़ाया है, अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ को बढ़ाया है, अपने फूड क्वालिटी को ठीक किया है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक और भारत सरकार के इनके आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश की एवरेज आयु अब 68 ईयर्स तक पहुंच गई है और केरला ने जहां उन्होंने इन्वायरमेंट ठीक रखा है उनकी एवरेज आयु 78 ईयर्स की हो गई है। लेकिन अभी हमें ज़रूर है कि हम दुनिया से बहुत पीछे हैं। स्विट्ज़रलैंड, जापान और देशों की आयु काफ़ी हो रही है। हमारा जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है, पाकिस्तान में एक जगह है हुंजा घाटी। आप लोग मोबाइल रखते हैं? मोबाइल के सामने तो चार्ज करते हैं तो जैसे कोई देवता पड़े हैं, हाथ जोड़ करके वहीं खड़े रहते हैं। तो उस मोबाइल में इंटरनेट से सर्च करिए हुंजा घाटी। वहाँ 130 वर्ष, 140 वर्ष, 150 वर्ष के लोग पाए जाते हैं, होते हैं। 120 वर्ष के मनुष्य बच्चे पैदा करने में सक्षम होते हैं। 65 ईयर्स की लेडीज, 70 ईयर्स की लेडीज प्रेग्नेंट हो जाती हैं। और आज ही आप चेक कर लीजिए, हुंजा घाटी पाकिस्तान में है। और वो लोग क्यों ऐसे हैं? चूँकि -20 टेम्परेचर में वो ठंडे पानी से नहाते हैं, वो गर्म पानी का यूज नहीं करते। वो लोग नेचर के साथ रहते हैं। आपकी तरह हमने कहा था ने मनुष्य 2 प्रकार के शेर देखा था ना, हमने बताया था। कौन कौन से शेर होते हैं? एक जंगल के शेर होते हैं और दूसरे सर्कस के शेर होते हैं। तो जो आराम तलफ लाइफ को चाहते हैं वो सर्कस के शेर हो जाते हैं, जिसको कुत्ते मारकर खा गए। और जो जंगल के शेर होते हैं वो हार्ड लाइफ को जीते हैं। वो ये नहीं कहते आराम का जीवन चाहिए। ये सोच कठिन जीवन को जीने की आदी होना चाहिए। हमारे पास एक हमारा परिचित लड़का है, आया तो बोला कि हमें वहाँ खाना नहीं मिलता उधर कैंप में। तो हमने कहा वहाँ खाना क्यों नहीं मिलता? सबको मिलता है, तुमको क्यों नहीं मिलता है? तो बोले नहीं नहीं वहाँ ठीक नहीं, यहाँ किचन में हमारी व्यवस्था कर दी जाए। तो हमने कहा ठीक है, तुम यहाँ जाके खाया करो, कौन फ़र्क रोक रहा है आपको? तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने लाइफ को कंफर्ट जोन में डालना चाहते हैं तो आप क्या बनेंगे? सर्कस के जोन बनेंगे, सर्कस के लायन बनेंगे। चूँकि उनको नीचे बैठने में, खाने में शर्म आती है, ग्रुप में बैठने में शर्म आती है, अपना स्टैंडर्ड चाहिए, स्टेटस चाहिए,
इसलिए उनको शायद तकलीफ होती हो सकता है प्लेट आदि ढोने में तकलीफ पड़ जाती हो। तो जो आराम तलब जिंदगी चाहते हैं वो कैसे होते हैं? सर्कस के शेर होते हैं। और जो कठिन जीवन जीना चाहते हैं वो कैसे होते हैं? जंगल के। मैंने आपको ये भी समझाने की कोशिश की थी, सोसाइटी में दो तरह के लोग होते हैं, एक पैराशूटर और एक ग्रास रूटर। तो आपको कौन सा बनना है? ग्रास रूटर बनना है, जो जमीन से ऊपर जाते हैं। और जो ऊपर से नीचे आते हैं उनका कोई भविष्य नहीं होता है। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए। हमें अपनी एवरेज आयु को बढ़ाने के लिए हमें डाइट, एक्सरसाइज, इसका भी ख्याल करना चाहिए। और जो हमारे देश में हो रहा है, अभी आजकल हमारे देश में विटामिन डी की कमी ज़्यादा हो रही है, विटामिन B12 की कमी ज़्यादा दिखाई पड़ती है, काफ़ी लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सब आराम की ज़िंदगी, जितना कंफर्ट जीवन जीते हैं उतनी प्रॉब्लम होती है। मैं ज़्यादातर फोर्स में जाता हूँ, बात करता हूँ। अभी मैंने 3 महीने इस साल यूपी पुलिस में लेक्चर दिया। तो जब मैं सोल्जर से मिलता था, आपको प्रॉब्लम क्या है, तो कहते साहब टेंशन है, टेंशन ज़्यादा होता है। अरे तुमको 40,000 60,000 भारत सरकार सैलरी देती है, तो टेंशन किस बात का है? टेंशन तो उसको होना चाहिए जो फुटपाथ पर सो रहे, टेंशन उनको होना चाहिए जो मच्छर काट रहे हैं, रोड पे सो रहे। तो ऐसा आदत बन जाती है कि अल्लाह दे खाने को, कौन जाए कमाने को। जब मिलता है तो फिर वो टेंशन पैदा हो जाता है और कहते हैं स्ट्रेस ज़्यादा है। प्यारे बच्चों, 1951 में हमारे देश में 8.5% लोग साक्षर थे, सिर्फ 8.5% लोग साक्षर थे। लेकिन अब 74.04% तक हमारी ये संख्या पहुंच गई। लेकिन हमारे लिए चुनौती है कि हम 100% लिटरेसी कैसे लाएं, जो कल मैंने बताया था, ईच वन टीच वन। ठीक है, ये हमें करना है। 1951 में हमारे देश में 575 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे, सिर्फ 575 शिक्षण संस्थान थे। जबकि 2016 में ये बढ़कर के 38,498 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस देश में बन गए। जब ये देश आज़ाद हुआ था 1951 में, सिर्फ 575 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे। इंस्टीट्यूट कितने थे? 575, और अब हो गए 38,498। 1951 में हमारे देश में 27 यूनिवर्सिटीज़ थी, और अब 2016 तक ये 760 यूनिवर्सिटीज़ कंट्री में हो गई। तो ऐसा नहीं है कि इन पीछे 50, 60, 100 वर्षों में कुछ नहीं हुआ। ऐसा कहना अपने देश के नागरिकों के पराक्रम पुरुषार्थ पर पानी फेरना है और उनका अपमान करना है। ठीक है, उनकी जितनी क्षमता थी उन्होंने इस देश को आगे बढ़ाया। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि इसे आप आगे कहाँ ले जाना चाहते हैं और कितना आगे बढ़ाएंगे, ये आपके पराक्रम और आपके पुरुषार्थ पर निर्भर करता है।